हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक और टॉपिक देखेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो एक्चुअली आज की वीडियो में दो चीज कवर करूंगा, एक तो इनिशियल रिकॉग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट। ठीक है। बाकी जो टॉपिक है जैसे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और बाकी सब चीजें वो आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिकॉग्निशन से। ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ कि हमें कब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी को अपनी बुक्स में दिखाना है। ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कि जो कॉन्ट्रैक्ट के कारण जिसमें फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज होती है, तो इंपॉर्टेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज का यूज हो रहा है कि जैसे कोई एंटिटी बिकम्स पार्टी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनती है या ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, तो उस टाइम वो उसकी रिकॉग्निशन एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस टाइम उसे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए जो भी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज हो रही है, क्योंकि जैसे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो वो कमिटमेंट हो जाता है। ठीक है। और फिर वो कुछ भी जो भी उसका पार्ट है वो परफॉर्म करने के लिए वो लायबल हो जाती है। तो ऐसे केस में फिर उसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है उसे फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। तो ये है इनिशियल रिकॉग्निशन। तो अब चाहे वो मतलब फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, हर केस में हमें ये देखना है कि जैसे वो कमिटमेंट होता है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। ठीक है। बट अगर कोई रेगुलर सेल ऑफ परचेज हो रही है, रेगुलर सेल परचेज जिसमें डिलीवरी जो है एज पर मार्केट कन्वेंशन, डिलीवरी एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में, डिलीवरी टाइम फ्रेम एज पर मार्केट कन्वेंशन, मतलब जैसे जनरली अगर नॉर्मल गुड्स सेल परचेज का एग्जांपल देता हूं कि मतलब बोलते हैं कि जैसे ऑर्डर बुक करते हैं बोल देते हैं कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग 7 दिन में गुड्स डिलीवर कर देना नॉर्मल केसेस में। तो वैसे ही इस केस में भी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट केस में भी, अगर कोई रेगुलर सेल परचेज हो रही है जिसमें डिलीवरी जो भी डिलीवरी का टाइम है वो एज पर मार्केट कन्वेंशन है, जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग है वो डिलीवरी टाइम है, तो उस केस में अगर मार्केट में ट्रेड डेट वाला मेथड फॉलो हो रहा है तो ट्रेड डेट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या सेटलमेंट डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट ये क्या होता है। तो अगर कोई रेगुलर सेल परचेज हो रही है जिसमें जो डिलीवरी टाइम फ्रेम है वो मार्केट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, तो वो मार्केट के अकॉर्डिंग है तो ट्रेड डेट पे अकाउंटिंग कर सकता है या सेटलमेंट डेट पे। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें वो जो सेटलमेंट है वो कैश में नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लाइक कि जो भी डिलीवरी रेट पे जो भी रेट होगी उसका जो डिफरेंस होगा वो कैश में सेटलमेंट हो जाएगा। तो उस तरह के वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें प्रॉपर फाइनेंशियल एसेट या जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सेटलमेंट इन कैश नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट क्या होता है और फिर उसमें किस तरह से अकाउंटिंग होती है। तो देखो ये तो नाम से पता चल रहा है, ट्रेड डेट मतलब जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि उनको सेल करनी है या परचेज करनी है। सेटलमेंट डेट जिस दिन उनको एक्चुअल डिलीवरी होती है। ठीक है, जिस दिन एक्चुअल डिलीवरी होती है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी कि सपोज इसने कोई सेल की है या इसने अगर कोई गुड्स परचेज किया है किसी एंटिटी ने, तो वो अपनी बुक्स में असेट दिखा देगा, असेट टू बी रिसीव्ड। इस केस में ट्रेड डेट के बेस में जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो दिखा देगा असेट टू बी रिसीव्ड और वो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेगा।
ठीक है, और वो लायबिलिटी भी रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड डेट है, तो जिस दिन हमारा ट्रेड हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस दिन ही असेट टू बी रिसीव्ड और लायबिलिटी, ठीक है। और अगर सेल के डेट में होता है तो जिस दिन हमारा, अच्छा उसके पहले इधर देख लो, सेटलमेंट वाला उस दिन कुछ भी एंट्री नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो कब करेगा, वो जब उसे एक्चुअल डिलीवरी होगी तभी करेगा। अब सेल के केस में ये कब एंट्री, ये क्या एंट्री करेगा कॉन्ट्रैक्ट की डेट पे, तो वो असेट को डी रिकॉग्नाइज कर लेगा, जो भी असेट वो बेच रहा है असेट को डी रिकॉग्नाइज कर लेगा। और अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये सब वो ट्रेड डेट पे कर लेगा, जबकि ये सब चीजें जो सेटलमेंट डेट है उस केस में वो सेटलमेंट डेट पे ही करेगा, जब एक्चुअल इसको डिलीवरी मिलेगी गुड्स की तभी वो अपने बुक्स में वो असेट दिखाएगा और वो लायबिलिटी दिखाएगा, ठीक है। और इस केस में भी जब सेटलमेंट डेट हो रही है तभी वो गुड्स को या कोई भी एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा और कोई भी गेन या लॉस होता है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो कुल मिला के जब इस ट्रेड डेट के केस में जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी दिन आप असेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं, और सेटलमेंट की डेट में जब एक्चुअल सेटलमेंट हो रहा है, एक्चुअल डिलीवरी हो रही है, तभी आप असेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं और उस अकॉर्डिंग एंट्रीज होती है, ओके। तो इस तरह से हमें ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट में करना है। तो ट्रेड डेट के केस में ट्रेड डेट के टाइम, सेटलमेंट डेट में सेटलमेंट डेट के टाइम एंट्रीज। बट अब ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट दोनों डेट के बीच में अगर कुछ फेयर वैल्यू में चेंज होता है तो दोनों केसेस में हमें उसे भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, अगर हमारा अमोर्टाइज वाला क्लासिफिकेशन है तो उसमें तो ये होता ही नहीं है, फेयर वैल्यू में चेंज को कंसीडर करते ही नहीं है, ठीक है। अगर एफवीटीपीएल है तो वो पीएनएल के थ्रू हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अकाउंट है, ओके। और अगर वो एफवीटी ओसीआई है तो वो ओसीआई के थ्रू हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फेयर वैल्यू में कुछ भी चेंज हो रहा है उसको पीएनएल या ओसीआई के थ्रू में एडजस्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन जो भी मेथड चूज कर रखा है, ठीक है। तो अब देखो ट्रेड डेट के केस में क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल एसेट तो ऑलरेडी क्रिएटेड होगी, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट क्योंकि ट्रेड डेट पे क्रिएट हो जाती है तो ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। तो सपोज इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज होती है तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट होके टू पीएनएल हो जाएगा। फाइनेंशियल एसेट हमने ट्रेड डेट के टाइम हमने क्रिएट कर दी, ठीक है। सेटलमेंट डेट बाद में है बट ईयर एंड आ गया तो ईयर एंड को हमें पीएनएल के थ्रू हमें उसकी फेयर वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो फेयर वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो फिक्स्ड एसेट मतलब फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करके टू पीएनएल इस वाले मेथड में, और अगर ये वाला मेथड है तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू ओसीआई, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में अभी हमारी फाइनेंशियल एसेट तो कोई क्रिएटेड है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम करेंगे फेयर वैल्यू चेंज। तो फेयर एफए की जगह फाइनेंशियल एसेट की जगह आ जाएगा फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इस वाले मेथड में ओसीआई वाले मेथड में टू ओसीआई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन होगा ट्रेड डेट के केस में और सेटलमेंट डेट के केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं इनिशियल मेजरमेंट। तो अब हम देखते हैं कि इनिशियल मेजरमेंट कैसे होता है। अभी हमने देखा कि हमने इनिशियल रिकॉग्नाइज कब करना होता है, हम देखेंगे मेजरमेंट किस अमाउंट पे करना होता है। तो चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो चाहे वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, ओके, जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा फेयर वैल्यू पे होगा। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होगा। अब फेयर वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, तो फेयर वैल्यू जो होता है जनरली क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस होती है। जिस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन है टीपी, वही ट्रांजैक्शन प्राइस हम
कंसिडर करते हैं एज ए फेयर वैल्यू और उसी पे हम अकाउंट करते हैं फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को। ओके, बट अगर अगर एंटिटी को लगता है और अगर वो कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू और उन्हें पता चलता है कि वो फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, तो उस केस में क्या होता है? तो अगर उन्होंने जो वैल्यूएशन लिया है फेयर वैल्यू का जो उन्होंने वैल्यूएशन किया है, मतलब अगर उन्होंने लाइक प्रॉपर मेथड से, मतलब कोई सेम टाइप की एसेट और लायबिलिटी मार्केट में एक्सचेंज हो रही है, उसकी जो कोटेड प्राइस ली हो, ठीक है, अगर उस किसी बेसिस पे उन्होंने इन ऐसे किसी टेक्निक के बेसिस पे उन्होंने वैल्यूएशन किया है, तो उस केस में हम फेयर वैल्यू ले सकते हैं, जो भी उन्होंने फेयर वैल्यू डिसाइड किए वो ले सकते हैं। ओके, एक बार इसको ऐसा समझो, फेयर वैल्यू मतलब किस अमाउंट पे हमें मेजर करना है वो देखते हैं। तो मेजर जनरली हम करेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस पे, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट फेयर वैल्यू है, डिफरेंट फेयर वैल्यू मतलब ऐसी कोई फेयर वैल्यू जो ट्रांजैक्शन प्राइस से डिफरेंट है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो उन्होंने प्रॉपर वैल्यूएशन टेक्निक से उन्होंने डेराइव किए क्या, वैल्यूएशन टेक्निक। अगर यस, तो फिर हम ये वाली फेयर वैल्यू ले लेंगे जो उन्होंने नहीं कैलकुलेट की है, ठीक है। अगर वो अप्रूव्ड वैल्यूएशन टेक्निक नहीं है तो हमें फिर ट्रांजैक्शन प्राइस ही लेना है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस लेंगे। अगर वो कोई और फेयर वैल्यू डिसाइड करते हैं, प्रॉपर वैल्यूएशन मेथड, अगर कोई मार्केट में कोई वैसी एसेट लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रेड हो रही है, उसके कोटेड प्राइस के अकॉर्डिंग अगर उन्हें पता चलता है कि ये सही फेयर वैल्यू नहीं है, कोई दूसरी फेयर वैल्यू है, तो वो हम फेयर वैल्यू ले लेंगे। अगर कोई प्रॉपर वैल्यूएशन टेक्निक नहीं है तो फिर हमें ट्रांजैक्शन प्राइस ही एज अ वैल्यूएशन एज अ फेयर वैल्यू लेना है और उसी पे हमें रिकॉग्नाइज करना है। ओके, तो अगर वो इस वैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो एडजस्ट होगा पी&एल अकाउंट में। जो भी गेन और लॉस होता है वो पी&एल अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो एक बार वापस बताता हूँ, फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी सब फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होती है। फेयर वैल्यू हम क्या लेते हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन प्राइस ही फेयर वैल्यू मानते हैं। बट अगर एंटिटी किसी वैल्यूएशन टेक्निक से कैलकुलेट करती है और उसे पता चलता है कि फेयर वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट देन ट्रांजैक्शन प्राइस, तो अगर उनकी वैल्यूएशन टेक्निक जो है वो कोटेड मार्केट बेस्ड है, ठीक है, मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उस अकॉर्डिंग है, तो फिर हम वो वाली फेयर वैल्यू ले सकते हैं, नई वाली। अगर नहीं है तो हमें ट्रांजैक्शन प्राइस को ही फेयर वैल्यू मानना है, ठीक है। अब अगर ये वाली फेयर वैल्यू ली जाती है तो ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू में जो भी डिफरेंस है वो हमें पी&एल में डाल के जो भी गेन और लॉस है रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ये तो हुआ ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। अब कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है, मतलब फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी, मतलब हम भी कोई इंस्ट्रूमेंट अगर खरीदते हैं इक्विटी शेयर वगैरह, तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व होती है, तो उसका हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल एसेट होती है वो तीन तरह की होती है। एक तो अमोर्टाइज होती है क्लासिफिकेशन, एक होता है FVTPL, ठीक है, एक होता है FVTOCI, ठीक है। और जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है अमोर्टाइज, एक होती है FVTPL, ठीक है। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट और कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है जो FVTPL पे मेजर्ड है, तो उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम पी&एल में ट्रांसफर करेंगे। तो डेरिवेटिव जैसे होते हैं, डेरिवेटिव हमेशा ही FVTPL पे बेस्ड होते हैं, उसी में मेजर होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है पी&एल में डालो। तो FVTPL चाहे फाइनेंशियल एसेट है चाहे वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, उसे हमें पी&एल में डालना है, ठीक है। और अब अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है जो अमोर्टाइज्ड है, अमोर्टाइज इस वाले में बेस्ड है, या FVTOCI,
FVTOCI, इन दोनों में से किसी भी मेथड में है, किसी भी क्लासिफिकेशन में है, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के मतलब इस इनिशियल मेजरमेंट में ऐड कर देंगे। जो भी हम ट्रांजैक्शन प्राइस है या जो भी इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ फाइनेंशियल एसेट के केस में। तो ये वाला केस कवर हो गया, ये वाला केस कवर हो गया, और ये वाला इधर कवर हो गया। और फाइनेंशियल लायबिलिटी में अगर अमोर्टाइज है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर अमोर्टाइज है तो यहां हम इसे ऐड कर रहे हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में लेस कर देंगे। जो भी इनिशियल रिकग्निशन कॉस्ट होती है हमारी, उसमें से वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। तो ट्रांजैक्शन प्राइस या फेयर वैल्यू कुछ भी बोल दो, प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उस अकॉर्डिंग हमें इसमें एडजस्टमेंट करना है। और एफपीटीपीएल के केस में उसे जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसे P&L में डालना है। तो इस तरह से हमें बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करना है और किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना है वो हमने इस वीडियो में देखा है। आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि अगर सब्सिक्वेंट चेंज होता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा, और वो सब चीजें हम देखेंगे। तो मैं ट्राई करूंगा वो वीडियो जल्दी से जल्दी पोस्ट करने का। ओके, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।